हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इकोसिस्टम का सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सक्सीजन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का सक्सीजन। तो देखते हैं इसमें क्या है एनसीईआरटी में कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट वेदर इट इज वाटर और वेरी वेट एरियाज और इट इज ऑन वेरी ड्राई एरियाज, सक्सीजन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रार्क और जीराक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हैबिटेट की नेचर के बेस पर, चाहे वह वाटर हो या बहुत वेट एरिया हो, ठीक है, या बहुत ड्राई एरिया, प्लांट्स के इस सक्सीजन को रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रार्क बोलते हैं या फिर जीरार्क बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रार्क या फिर जीराक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि हैबिटेट की नेचर के बेस पर, चाहे वह वाटर हो या बहुत वेट एरिया या बहुत ड्राई एरिया हो, प्लांट्स के इस सक्सीजन को रिस्पेक्टिवली हम लोग हाइड्रार्क या जीरार्क बोलते हैं। ठीक है, देखते फ्रेंड्स क्या है कि हाइड्रार्क सक्सीजन takes place in wet area and the succisional series progress from hydric to the megic condition. Okay, हाइड्रार्क सक्सीजन जो है वो वेट एरिया में होता है एंड सक्सीजनल सीरीज हाइड्रिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करता है। ठीक है, क्या होता है कि सक्सीजनल सीरीज जो है वो हाइड्रिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करता है। एज अगेंस्ट दिस जीरार्क सक्सीजन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जीरिक टू मेजिक कंडीशंस। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अगेंस्ट जीरार्क सक्सीजन ड्राई एरिया में होता है एंड सीरीज जीरिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करता है। ठीक है, ये उसके अपोजिट होता है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो आगे देखते हैं कि हंस बोथ हाइड्रार्क एंड जीरार्क सक्सीजन लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशंस मेजिक, नाइदर टू ड्राई जीरिक ना टू हाइड्रिक। ठीक है, क्या होता है कि हाइड्रार्क एंड जीरार्क जो है दोनों ही सक्सीजन मीडियम वाटर कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ना तो बहुत जीरिक है ना बहुत हाइड्रिक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज। ओके, वह स्पीसीज जो बेयर एरिया पर इन्वेड करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। इट मींस कि खाली एरिया में जो आक्रमण करती है उनको हम लोग पायोनियर स्पीसीज कहेंगे। इन प्राइमरी सक्सीजन ऑन रॉक्स दीज आर यूजुअली लाइकेंस व्हिच आर एबल टू सीक्रेट एसिड टू डिसॉल्व रॉक हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। ओके, यूजुअली लाइकेन जो है रॉक पर प्राइमरी सक्सीजन करते हैं। ठीक है, जो लाइकेन है और रॉक पर प्राइमरी सक्सीजन करते हैं, जो रॉक को डिसॉल्व करने के लिए एसिड का सिक्रीशन करते हैं एंड वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, दीज लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स व्हिच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉइल। ओके, बाद में बहुत स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट के लिए रास्ता बनाते हैं जो सॉइल की कम अमाउंट में भी अपनी होल्ड करने के लिए एबल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो आगे देखेंगे कि दे आर विद टाइम सक्सीडेड बाय हायर प्लांट्स एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली ए स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म्ड। ओके, टाइम के साथ साथ क्या होता है कि उनका प्लेस हायर प्लांट्स द्वारा सक्सीड कर दिया जाता है एंड कई स्टेज के बाद एक स्टेबल क्लाइमेक्स पर फॉरेस्ट कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि आगे चल के कई स्टेज पर एक स्टेबल क्लाइमेक्स पर फॉरेस्ट कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, क्या होता है कि जब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी स्टेबल रहती है। ठीक है, जब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है तब तक आपकी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो भी स्टेबल रहती है। विद टाइम द जीरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए मेसोफाइटिक वन। टाइम के साथ जीरोफाइटिक हैबिटेट मेसोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि in primary succession in water the pioneers are the small phytoplanktons which are replaced with time by rooted submerged plants, rooted floating angiosperm followed by free floating plants, then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally the tree. ओके, क्या होता है कि वाटर में प्राइमरी सक्सीजन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स पायोनियर्स होते हैं। ये रिस्पेक्टिवली रूट वाले सबमर्ज प्लांट्स, रूट वाले फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, स्क्रब एंड फाइनली ट्री द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको?
तो फ्रेंड्स क्या है कि इन सेकेंडरी सक्सीजन द स्पीसीज दैट इन्वेट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द इन्वायरमेंट एज आल्सो द सीड और अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट। ओके, सेकेंडरी सक्सीजन में स्पीसीज का जो इन्वेट है वो सॉइल की कंडीशन, वाटर की अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड सीड या अदर प्रेजेंट प्रोपेग्यूल्स पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई आपको कि सेकेंडरी सक्सीजन में स्पीसीज का जो इन्वेट है वो सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करता है एंड वाटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है एंड इन्वायरमेंट एंड सीड या अदर प्रेजेंट प्रोपेग्यूल्स पर डिपेंड करती है। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सीजन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमैक्स इज आल्सो रीच्ड मोर क्विकली। ओके, सिंस पहले से सॉइल प्रेजेंट है यहाँ सक्सीजन रेट बहुत फास्ट होती है। ठीक है, जहां पे पहले से सॉइल प्रेजेंट होगा वहां सक्सीजन रेट बहुत फास्ट होती है एंड क्लाइमैक्स क्या होता है, क्विकली मिलती है। ठीक है, जो क्लाइमैक्स है वो क्विकली मिलती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखते फ्रेंड्स क्या है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट सक्सीजन पार्टिकुलरली प्राइमरी सक्सीजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग मे बी थाउजेंड ऑफ इयर्स फॉर द क्लाइमैक्स टू बी रीच्ड। ओके, ये अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सक्सीजन जो है पार्टिकुलरली प्राइमरी सक्सीजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो क्लाइमैक्स तक पहुंचने में शायद 1000 ईयर से भी ज्यादा लगा सकता है। ठीक है, जो क्लाइमैक्स तक पहुंचने में शायद 1000 ईयर से भी ज्यादा लगाए। Another important fact is to understand that all succession whether taking place in water or on land proceed to a similar climax community the म्यूजिक। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सभी सक्सीजन चाहे वाटर में हो या लैंड पर एक ही टाइप से क्लाइमैक्स कम्युनिटी म्यूजिक की ओर प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सभी सक्सीजन चाहे वो वाटर में हो या लैंड पर हो एक ही टाइप से क्लाइमैक्स कम्युनिटी म्यूजिक की ओर प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अब हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करेंगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बाइबल की तरह है तो देखना तो पड़ेगा ही एनसीईआरटी की लाइन को। तो देखते हैं इसमें क्या है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 द ऑर्गेनिज्म नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, आपने क्लास 11 में स्टडी किया है कि ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट की कांस्टेंट सप्लाई की नीड होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि बॉडी के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट की कांस्टेंट सप्लाई की नीड होती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज द स्टैंडिंग स्टेट। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट लाइक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा को स्टैंडिंग स्टेट के टर्म में रिफर किया जाता है। ठीक है, इन सबको स्टैंडिंग स्टेट के टर्म में रिफर किया जाता है। इट वेरीज in different kinds of ecosystem and also on a seasonal basis। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में डिफरेंट होती है एंड साथ ही सीजन पर ये बेस्ड होती है। ठीक है, ये सीजन पर बेस्ड होती है। आगे देखते फ्रेंड्स क्या है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अप्रिशिएट दैट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम रादर दे आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन इंडेफिनेटली। ओके, क्या होता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स कभी लॉस नहीं होते हैं। ठीक है, ये बार बार रिसाइकल होते रहते हैं एंड इंडेफिनिट तक चलते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, एक इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि एक इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट के थ्रू न्यूट्रिएंट की मूवमेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। फ्रेंड्स क्या है कि अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो मींस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिक, जियो रॉक, एयर, वाटर। न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का अनदर जो नेम है वो क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो बायो से क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जियो से क्या हो जाएगा, एयर, रॉक, वाटर। ओके, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है आपकी वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या है आपका गैसियस एंड सेकंड क्या है, सेडिमेंट्री। ओके, तो अब सबसे पहले हम गैसियस की बात करेंगे। इसमें क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम गैसियस की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ एनसीईआरटी की लाइन में।
ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या है कि द रिजर्वायर फॉर गैसेस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जांपल नाइट्रोजन कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस साइकिल द रिजर्वायर इज लोकेटेड इन ईयर्स क्रस्ट। ठीक है, क्या होता है कि गैसियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन कार्बन साइकिल के रिजर्वायर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसका सल्फर हो गया, फास्फोरस, ये सभी रिजर्वायर ईयर्स क्रस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये रिजर्वायर के ईयर्स क्रस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एग्जांपल सॉइल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर एटसेट्रा रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सॉइल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर एटसेट्रा एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स की रिलीज होने की रेट रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स की रिलीज होने की रेट रेगुलेट करते हैं। तो आगे देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर इज टू मीट द deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux। ओके, एक रिजर्वायर की फंक्शन कमी को पूरा करने के लिए होती है। ठीक है, एक रिजर्वायर की जो फंक्शन है वो कमी को पूरा करने के लिए होती है जो कि इनफ्लुक्स एंड इफ्लुक्स की रेट के इनबैलेंस के कारण कंप्लीट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आगे देखेंगे कि यू हैव मेड ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइक्लिंग इन क्लास 11 हियर वी डिस्कस कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल। आपने क्लास 11 में नाइट्रोजन साइकिल का डिटेल में स्टडी किए होंगे, यहाँ पर हम कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन साइकिल की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। ओके, जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट का 49% कार्बन से बना होता है एंड वाटर के बाद यही आता है। ठीक है, वाटर के बाद जो परसेंटेज है वो कार्बन की ही आती है। ठीक है, इफ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व इन ओशियंस। ओके, यदि हम ग्लोबल कार्बन की टोटल क्वांटिटी की ओर ध्यान दें तब हम देखेंगे कि ओशियन में 71% कार्बन डिजॉल्व है। ठीक है, ओशियन में 71% क्या है, कार्बन डिजॉल्व है। दिस ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यह ओशियनिक रिजर्वायर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को रेगुलेट करता है। ओके, देखते फ्रेंड्स क्या है कि डू यू नो दैट द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि टोटल ग्लोबल कार्बन का ओनली 1% एटमॉस्फेयर में कंटेन है। ओके, तो देखते हैं हम आगे क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिप्रेजेंट्स ए रिजर्वायर ऑफ कार्बन। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है ये भी कार्बन की रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ओके, जो कार्बन साइकिल है ये एटमॉस्फेयर ओशियन एंड लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, जो कार्बन साइकिल है ये एटमॉस्फेयर ओशियन एंड लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म द्वारा कंप्लीट होता है। देखते फ्रेंड्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक अनुमान के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के द्वारा पर ईयर 4 × 10⁻13 kg कार्बन फिक्स होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, एक कंसीडरेबल कार्बन की अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के थ्रू एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि एक कंसीडरेबल कार्बन की अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के थ्रू एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है। Decomposers also contribute substantially to carbon dioxide pull by their processing of waste materials and dead organic matter of land or oceans। ठीक है, इसके साथ ही लैंड या ओशियन के वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर को प्रोसेस के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफी अमाउंट डिकम्पोजर्स द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की काफी अमाउंट डिकम्पोजर्स द्वारा छोड़ी जाती है। सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज द लॉस टू सेडिमेंट एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। ओके, फिक्स्ड कार्बन की कुछ अमाउंट सेडिमेंट में लॉस हो जाती है एंड सर्कुलेशन द्वारा क्या हो जाती है, वो रिमूव की जाती है। ठीक है, वो सर्कुलेशन द्वारा रिमूव की जाती है। बर्निंग ऑफ वुड
forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional sources for releasing carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, लकड़ी के जलाने को, ठीक है, burning of wood, forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity etc. एडिशनल सोर्स द्वारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये सभी मीडियम है कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज करने के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। आगे देखते हैं क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि कार्बन साइकिल में ह्यूमन एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। ओके, क्या होता है कि रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल को जलाने से सिग्निफिकेंटली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की रेट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फास्फोरस साइकिल की। ओके, तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या है फास्फोरस साइकिल में कि फास्फोरस इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। ओके, फास्फोरस जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आगे देखेंगे कि मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द एलिमेंट्स टू मेक सेल्स, बोन्स एंड टीथ। ठीक है, अनेक एनिमल्स को सेल्स, बोन एंड टीथ बनाने के लिए इस एनिमल की नीड होती है। ठीक है, बहुत से एनिमल्स को सेल्स, बोन्स एंड टीथ बनाने के लिए इस एलिमेंट की नीड। फ्रेंड्स क्या है कि द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज रॉक व्हिच कंटेन्स फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ठीक है, फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर रॉक में है जो कि फॉस्फेट के फॉर्म में फास्फोरस को कंटेन किए हुए। ठीक है, फास्फोरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो रॉक में है जो कि फॉस्फेट के फॉर्म में फास्फोरस को कंटेन किए हुए है। व्हेन रॉक्स आर बेदर्ड, मिंट अमाउंट्स ऑफ दीज फॉस्फेट्स डिसॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, जब रॉक को बेदर होता है, ठीक है, जब रॉक का बेदर होता है तो थोड़ी अमाउंट में फॉस्फेट सॉइल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड उन्हें प्लांट के रूट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उनको प्लांट्स के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिगर में आप देख लीजिएगा 14.6। देखते फ्रेंड्स क्या है कि हार्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, हार्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स इस एलिमेंट को प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट्स को प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फास्फोरस। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म के फॉस्फेट सॉल्युबलाइज्ड बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज करने पर फास्फोरस रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म को फॉस्फेट सॉल्युबलाइज्ड बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज करने पर फास्फोरस रिलीज हो जाता है। ठीक है, देखते फ्रेंड्स क्या है कि अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बन एंड द फास्फोरस साइकिल। ओके, तो आगे देखते हैं कि द अदर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल आर फर्स्टली। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस एंड कार्बन साइकिल के बीच दो मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स एंड सेकेंडली क्या है कि गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर नेग्लिजिबल। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स कि फर्स्ट बात क्या है कि रेनफॉल के थ्रू एटमॉस्फेयर में फास्फोरस की इनपुट कार्बन इनपुट की कंपैरिजन बहुत कम होती है। ठीक है, जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है कि रेनफॉल के थ्रू एटमॉस्फेयर में फास्फोरस की जो इनपुट है वो कार्बन इनपुट की कंपैरिजन बहुत कम होती है। एंड जो सेकंड है वो क्या है कि ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच फास्फोरस की गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। सेकंड वाली बात समझ में आ गई ना कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच फास्फोरस का जो गैसेस एक्सचेंज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अब हम फ्रेंड इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या है कि हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एक हेल्दी इकोसिस्टम इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज के वाइड रेंज का बेस है।
फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, इकोसिस्टम प्रोसेस के प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई एयर एंड वाटर, मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लूड साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जनरेट फर्टाइल सॉइल्स, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्रॉप्स, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड आल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, जो क्या होता है कि एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जो रोल है वो एयर एंड वाटर को प्योर करना। ठीक है, वो एयर एंड वाटर को प्योर करना है। एंड जो सेकेंड थिंग है वो क्या है कि सूखा एंड बाढ़ों को घटाना है। ठीक है, मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लूड्स। एंड थर्ड क्या है? साइकिल न्यूट्रिएंट्स है, फिर जनरेट फर्टाइल सॉइल है, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्राफ्ट, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड साथ ही एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, साथ ही ये सभी को प्रोवाइड करना है। तो ये चीज आप ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे देखते क्या है कि थ्रू वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी ए हाफ दी प्राइस बैग्स। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स कि बायोडाइवर्सिटी की इन सर्विसेज को वैल्यू करना एक डिफरेंस काम है, बट यह मानना उचित है कि बायोडाइवर्सिटी को एक हाफ प्राइस की टैग दी जानी चाहिए। ठीक है, देखते फ्रेंड्स क्या है कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कोलिजियस हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड उनके साथियों ने हाल ही में नेचर्स की लाइफ सपोर्ट सर्विसेज की एक प्राइस टैग करने को किया है। ठीक है, एक प्राइस टैग करने को ट्राई किया है। रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन ए ईयर ऑन दिस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज व्हिच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। ओके, रिसर्चर्स ने इस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस की एक ईयर की प्राइस $33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर फिक्स की है, जिसे लार्जली ग्रांटेड से लिया गया है बिकॉज यह फ्री में प्राप्त हुई। ठीक है, बिकॉज यह फ्री में मिली हुई है। फ्रेंड्स क्या है कि दिस इज नियरली 2 इज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP व्हिच इज $18 ट्रिलियन। ठीक है, यह प्राइस ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP की प्राइस का अप्रोक्सीमेटली 2 गुना ज्यादा है, जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10% ईच। ओके, वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज के टोटल कॉस्ट में से 50% केवल सॉइल फॉर्मेशन के लिए है, जबकि जो अदर सर्विसेज लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड रिक्रिएशन प्रत्येक में 10% से कम कंट्रीब्यूशन रखती है। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर विल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच। ओके, विल्ड लाइफ के लिए क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट की कॉस्ट अबाउट प्रत्येक के लिए 6%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि विल्ड लाइफ के लिए क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट की कॉस्ट अबाउट प्रत्येक के लिए 6% है। तो फ्रेंड आज आपका लेसन समाप्त हो गया है। थैंक यू।